नमस्कार दोस्तों, मैं इंदल पासवान, व्याख्याता राजनीति विज्ञान विभाग, घाटशिला कॉलेज घाटशिला। आज मैं फिर इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपने यूजी सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक है संविधान का संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम लोग ये बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की संविधान में जो प्रावधान है वो क्या है और किस किस तरीके से कौन कौन से प्रोविज़न का अमेंडमेंट का प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में। तो हम लोग बात करें, ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया का वर्णन संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 में वर्णित है। इसमें संसद को, भारतीय संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो संविधान में किसी भी चीज़ को जोड़ने, उसको बदलने या किसी भी चीज़ को उससे निकाल देने के लिए शक्तियाँ संविधान भारतीय संसद के पास है। तो हम लोग आज ये बात करते हैं कि ये जो सारा प्रक्रिया है या ये जो सारी शक्तियां हैं वो किस तरह से उपयोग में लाई जाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये हमारे राजनीति विज्ञान के जो सामान्य कोर्स के विद्यार्थी हैं उसके लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये ज़रूरी वैसे विद्यार्थियों के लिए है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। मुझे आशा है कि इस लेक्चर के बाद आपको निश्चित रूप से कुछ बेहतर फ़ायदे होंगे, आपके कोर्स के लिए भी और आपके कंपटीशन के लिए भी। तो हम लोग शुरू करते हैं। आर्टिकल 368 में जो प्रावधान है उसके अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन की जो कुछ व्यवस्था की गई है वो ये है कि संशोधन की सारी प्रक्रिया भारतीय संसद में पूरी होगी। उसके लिए राज्यों का विधानमंडल को कोई दायित्व नहीं दिया गया है, उसको कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं, कुछ चीज़ों को छोड़कर, जिसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। तो यह है कि संविधान संशोधन संबंधित जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। वो चाहे राज्यसभा में वो प्रस्तावित किया जा सकता है, चाहे तो वो लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। और वो प्रस्ताव बिना राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के आ सकता है, उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये पहली बात है। दूसरी ज़रूरी बात ये है समझने की कि हमारे यहाँ जो विधेयक के रूप में जो प्रस्ताव आते हैं संसद में, उसमें या तो कोई मंत्री लेकर आते हैं या मंत्री के अलावे जो मंत्री नहीं है, जो दूसरे पार्टी के जो संसद है वो भी लेके आ सकते हैं। मतलब हम लोग उसको सरकारी बिल बोलते हैं, उसका जो टर्म है, या उसको हम लोग प्राइवेट बिल बोलते हैं। तो कोई मंत्री भी लेके आ सकता है वो प्रस्ताव, या मंत्री के अलावे जो दूसरे संसद के सदस्य हैं वो भी लेके आ सकते हैं ये प्रस्ताव। और ये जो पूरी प्रक्रिया वर्णित है संविधान में कि दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास हो करके अलग अलग, राज्यसभा में अगर पेश हुआ है तो राज्यसभा में उसको विशेष बहुमत से पास होना होगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगा वो संशोधन प्रस्ताव विधेयक के रूप में, वहाँ भी पास होना होगा, और दोनों सदनों से पास होने के बाद उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह है कि जो संशोधन विधेयक है उस पे राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार नहीं दिया गया है। पहले था, लेकिन 24वें संविधान संशोधन 1971 में राष्ट्रपति से ये अधिकार ले लिया गया कि अब जब कभी अगर संशोधन विधेयक पास होकर दोनों सदनों से अगर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। पहले 1971 से पहले स्थिति ये थी कि वो वापस दोबारा उस पर
पुनर्विचार के लिए भेज सकता था, वो उसको अपने पॉकेट में रख सकता था, उस पर वीटो कर सकता था। लेकिन 24वें संविधान संशोधन के बाद ये अधिकार खत्म कर दिए गए राष्ट्रपति के पास। ये एक विशेष बात है जो गौर करने की बात है। दूसरा गौर करने की बात ये है कि सामान्य विधेयकों के मामले में अगर कहीं कोई गतिरोध उत्पन्न होता है, मान लिया जाए कि लोकसभा में अगर ये विधेयक पास हो गया, संविधान संशोधन विधेयक, और अगर वो राज्यसभा में चला गया और वहाँ पे कोई गतिरोध होता है, वहाँ पे अगर वो पास नहीं हुआ तो वो बिल वहीं समाप्त हो जाएगा। जैसे सामान्य विधेयक के मामले में ये होता है, हमारे यहाँ संविधान में एक आर्टिकल है 108, उसके तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। सामान्य विधेयकों के संबंध में है वो बात। और दो चीज़ को छोड़ दीजिए, संविधान संशोधन विधेयक अगर हो या अगर कोई मनी विधेयक हो, तो ये दोनों में ये 108 का संयुक्त बैठक लागू नहीं होता है, जिसको हम लोग ज्वाइंट सिटिंग कहते हैं, कि अगर दोनों सदनों में अगर गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति 108 संविधान के अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराती है और फिर उसमें वोटिंग होता है और फिर उसमें उसका निर्णय लिया जाता है। लेकिन संविधान संशोधन के मामले में ये बात लागू नहीं होती है। मतलब संयुक्त बैठक की कोई प्रावधान नहीं है। अगर कहीं भी गतिरोध उत्पन्न होता है तो संविधान संशोधन विधेयक वहीं समाप्त हो जाती है। ये दो बातें गौर करने लायक है जिसकी चर्चा हमने की। एक जो संविधान में जो विधेयक आता है उसमें संविधान के प्रावधानों के अनुसार मूलतः दो तरीके से विधेयक पास किए जाते हैं सदन में। लेकिन एक और विधेयक है, एक और तरीका है जिसमें हम लोग उसको हालांकि संशोधन विधेयक मान लेते हैं, लेकिन वो होता नहीं है ऐसे। वो जिस तरह से सामान्य कानून पास होते हैं सदन में, उसी तरह से संशोधन विधेयक भी वहाँ पास किया जाता है। तो मोटे रूप से तीन तरह की प्रक्रिया या तीन तरीके हैं विधेयकों को पास होने का। अलग अलग इम्पोर्टेंस के जो विधेयक या जो प्रोविज़न है संविधान के, उस संविधान के उसकी महत्ता के हिसाब से अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं संसद के दोनों सदनों में उसको पास करने के लिए। मतलब अलग अलग तरह के बहुमत चाहिए। तो तीन तरीके हैं, तीन तरह के बहुमत की ज़रूरत पड़ती है संविधान संशोधन के लिए। इसको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी। पहला ऐसा प्रावधान है, कुछ ऐसे प्रावधान है संविधान में जिसको सामान्य बहुमत प्रणाली के तहत उसको पास किया जाता है, सामान्य बहुमत प्रणाली। दूसरा है विशेष बहुमत से। पहला बाय द सिंपल मेजॉरिटी, सामान्य बहुमत से। दूसरा है बाय द स्पेशल मेजॉरिटी और तीसरा है बाय द स्पेशल मेजॉरिटी अर्थात विशेष बहुमत के साथ साथ विथ द रटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेटिव। मतलब ये तीन तरह के प्रावधानों की व्यवस्था है संविधान में, तीन तरह की प्रक्रियाओं की व्यवस्था है। वो क्या क्या प्रक्रिया है उसको समझने से पहले हम लोग ये समझें कि ये तीन तरह का ये जो तरीके हैं संविधान में वो है क्या। जब हम बात करते हैं सामान्य बहुमत की, अगर सामान्य बहुमत से किसी विधेयक को पास करना है तो उसमें क्या है कि जितने भी उस दिन जिस दिन वहाँ पे प्रस्ताव लाया गया हो सदन में, उस दिन जितने भी संसद के सदस्य उपस्थित हैं और जो मतदान में भाग ले रहे हैं उसका 50% + 1 इतने लोग का अगर मिलता है बहुमत तो वो सामान्य बहुमत है। मतलब टोटल जैसे मान लिया कि लोकसभा में 545 है सदस्य संख्या, लेकिन उस दिन जिस दिन प्रस्ताव आया है उस दिन उपस्थित हुए हैं 500 और 500 में भी
मान लिया जाए कि 50 विधेयक जिसमें वोटिंग हो रहा है उसमें नहीं है, तो टोटल 450 संसद सदस्य उपस्थित हैं, तो 450 संसद सदस्य का 50% + 1, इतने लोग अगर समर्थन में है तो वो विधेयक पास समझा जाएगा और उसी को हम लोग सामान्य बहुमत से पास होना कहते हैं। तो ये सामान्य बहुमत हुआ। दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों के बीच बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, जिसको समझ लेना चाहिए। ये दो विशेष प्रक्रिया है, ये दोनों को समझा जाए। विशेष बहुमत की बात होती है जिसमें कुल सदस्य संख्या, मतलब संसद की कुल सदस्य संख्या का 50% + 1, ये एक पक्ष हुआ, और दूसरा कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों का बहुमत, मतलब 2/3 मेजोरिटी ऑफ द MPs प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये है उसकी व्यवस्था। तो ये दो तरह की, और प्लस और कुछ और, ये जो दूसरे तरह की ये जो विधेयक है या दूसरे तरह के जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट विधेयक है उसके लिए ये प्रावधान है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट विधेयक है, खासकर ऐसे प्रावधान जो भारत के संघात्मक व्यवस्था से संबंधित हो, उन प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत प्लस आधा से ज़्यादा राज्यों की सहमति भी चाहिए। तो ये 3 तरीके हैं, ये 3 तरीके अपनाए जाते हैं अलग अलग महत्व के विषयों को संशोधित करने के लिए। एक और बात मैं करूं, मैं कुछ लिस्ट बताऊं कि कौन कौन से विधेयक किस किस तरीके से, कौन कौन से प्रावधान किस किस तरीके से या किस प्रक्रिया से पास होता है। उसके पहले हम एक बात और आपको बताऊं कि ये जो संविधान का जो संशोधन की प्रक्रिया है भारतीय संविधान में, आर्टिकल 368 में, आप लोग पढ़े होंगे संविधान की विशेषता। उसमें एक विशेषता में हम लोग ये पढ़ते हैं कि भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, अर्थात भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लाइव डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ही ये है कि समय के साथ, परिस्थितियों के साथ संविधान अपने आप को बदल लेता है। जैसी हमको ज़रूरत पड़ती है हम संविधान में बदलाव कर लेते हैं, और ये शक्ति दी गई है भारत की संसद को। इसलिए भारतीय संविधान को आज तक देखिएगा कि भारत के संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं। अभी हाल ही में जनवरी में एक संशोधन हुआ, 104वां संविधान संशोधन, आप लोगों को खबर होगा, जो कि जो भारत के संसद में और राज्यों के विधान मंडलों में एंग्लो इंडियन का जो रिजर्व सीट था उसको समाप्त कर दिया गया। उससे संबंधित है लास्ट जो संशोधन है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अभी तक इन संविधान लागू होने के बाद से अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ये भारतीय संविधान के जीवंतता का उदाहरण है। उसी तरह और कुछ और विशेषता मैं संविधान के संशोधन से संबंधित है जो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। एक और विशेषता है जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। आप देखते हैं कि जो इंग्लैंड का संविधान है वो बहुत आसानी से बदला जाता है, लगभग वैसे ही जैसे सामान्य कानून बनाए जाते हैं, तो वो बहुत लचीला है। दूसरी तरफ एक दूसरे छोर पे जो उदाहरण है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, जहाँ का संविधान को बदलना बहुत कठिन है, जहाँ की वो प्रक्रिया बहुत ज़्यादा रिजिड है, इसलिए वो रिजिड संविधान का उदाहरण है। इंग्लैंड फ्लेक्सिबल संविधान का उदाहरण है। भारत ये दोनों का मिक्सचर है। हमारे यहाँ कई प्रावधान है जिसको आसानी से, जैसे मैंने बताया, सामान्य बहुमत से बदला जा सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसको बदलने में बहुत कठिनाई है, जिसके लिए विशेष बहुमत चाहिए, प्लस आधा से ज़्यादा राज्यों की सहमति भी चाहिए। तो लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण भी है।
एक और बात जो मुझे बतानी है संसद की संविधान की विशेषता के संबंध में, कि हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। संविधान की सर्वोच्चता जो इंग्लैंड में है उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। प्लस संसदात्मक व्यवस्था में संसद संप्रभु होता है, सबसे ज़्यादा शक्ति संसद के पास है। तो ये दोनों में एक बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इट इज़ अ बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री सोवरेंटी। वो इसीलिए कि हमारे यहाँ संविधान से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन संसद को संविधान में बदलाव करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन इस अधिकार के साथ एक सीमा भी लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। आप लोगों को खबर है, आप लोग को ये परिचय जानते होंगे ये बात, कि 1973 में केरल बनाम केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया कि संविधान में कोई भी चेंज लाने के लिए संसद को अधिकार है, लेकिन वो संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसके मूल संरचना है, उसमें वो छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। मतलब ये कि संसदीय संप्रभुता को एक सीमा में बांधा गया है केशवानंद भारती केस के द्वारा, ये बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को देकर। तो ये कुछ बातें हैं जिसको ध्यान में रखने लायक बातें हैं। अब मैं संक्षेप में कुछ बात कहना चाहता हूं कि सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन सारे प्रावधान बदले जाते हैं, स्पेशल मेजोरिटी से कौन कौन से संविधान बदले जाते हैं, और स्पेशल मेजोरिटी के साथ आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति किस किस प्रावधानों के लिए जरूरी है। एकदम संक्षेप में, जैसे आप लोग सिंपल मेजोरिटी की जहाँ ज़रूरत है, आप जानते हैं कि संसद को यह अधिकार है कि जब कोई भी नए राज्यों का गठन हो, या राज्यों के नाम में परिवर्तन हो, या उसका बाउंड्री में परिवर्तन हो, ये सारे प्रावधान से संबंधित अगर कोई संशोधन है तो सिंपल मेजोरिटी से पास होंगे। उसके बाद कोई भी एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ स्टेट हो, वो सारी बातें, सेकेंड शेड्यूल में जितनी भी बातें हैं वो सब सामान्य बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। पार्लियामेंट में, संसद में जो कोरम की बात है, अगर इसमें कोई संशोधन है, जैसे अभी कोरम 1/10 है कि अगर 1/10 सदस्य उपस्थित हैं तो संसद की बैठक हो सकती है। उसके बाद सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वेतन और भत्ते, संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित अगर कोई संशोधन है तो सिंपल मेजोरिटी से वो बदले जा सकते हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, अगर संसद में जो नियम और प्रक्रिया है, उसके संसदीय संचालन की जो व्यवस्था है, उसमें अगर कोई बदलाव करनी हो तो वो भी बदले जा सकते हैं। उसके बाद संसद सदस्यों का जो विशेषाधिकार है उसमें अगर कोई बदलाव है तो उसके बाद अंग्रेजी का प्रयोग जो संसद में चलता है उसमें अगर कोई बदलाव करनी हो तो वो भी सामान्य बहुमत से ही बदला जा सकता है। फिर नंबर ऑफ प्यूसिन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है conferment of more jurisdiction on Supreme Court, use of official language, citizenship, acquisition and termination की बात हो, या फिर election to parliament and the state legislature, ये जो इससे संबंधित जो कुछ नियम या प्रोविज़न है इसमें अगर कोई बदलाव हो, डिलिमिटेशन ऑफ constituencies जिसको परिसीमन कहते हैं उसमें अगर कोई बदलाव हो, यूनियन टेरिटरीज से संबंधित अगर कोई बदलाव हो, फिफ्थ शेड्यूल जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब, उसमें अगर कोई बदलाव हो तो भी सामान्य बहुमत से उसमें बदलाव लाया जा सकता है। और उसके बाद है सिक्स्थ शेड्यूल जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज नॉर्थ ईस्ट के जो 4 स्टेट हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित अगर कोई बदलाव हो तो ये सारे बदलाव सामान्य बहुमत से किए जा सकते हैं। और अब मैं कुछ ऐसे बदलाव की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं जो स्पेशल बहुमत के द्वारा बदले जा सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स में अगर बदलाव लाना हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अगर बदलाव लाना हो, और वो सारे प्रावधान जो
जिसका जो सामान्य बहुमत से नहीं बदला जा सकता हो, और जो तीसरे कैटेगरी के जो प्रावधान है उसके अलावे जितने भी प्रावधान हैं वो सब स्पेशल मेजॉरिटी के तहत बदलाव लाए जा सकते हैं। जो तीसरा है कि स्पेशल मेजॉरिटी अर्थात विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति चाहिए। इस तरीके से कौन कौन से प्रावधान बदले जा सकते हैं इसमें है, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, मतलब राष्ट्रपति की जो इलेक्शन है और इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, इसमें अगर कोई बदलाव करना हो तो जो सबसे टफेस्ट तरीका है, जो सबसे कठिन तरीके हैं संविधान संशोधन का, वो प्रक्रिया अपनाया जाएगा। उसके बाद है एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। ये भी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से संबंधित अगर कोई भी प्रावधान हो तो उसमें अगर बदलाव लाना हो तो यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, मतलब जो विधायी शक्तियां हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच जो अभी लिस्ट के अनुसार बटा हुआ है, उसमें अगर कोई भी बदलाव लाना हो तो ये तीसरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। उसके बाद सेवेंथ मतलब 7वीं अनुसूची में जो भी विषय है उससे संबंधित अगर कोई बदलाव करनी हो तो ये तीसरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। उसके बाद संसद में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है उस प्रतिनिधित्व में अगर कोई बदलाव लाना हो तब भी इसी प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए, जो टफेस्ट प्रक्रिया है। उसके बाद है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, मतलब अगर खुद जो आर्टिकल 368 में बदलाव करना हो कि जिस तरह से शक्तियां दी गई है संसद को या जिस प्रक्रिया से संसद संशोधन करती है उसमें अगर कोई तरह का भी बदलाव हो तो ये तीसरी जो सबसे कठिन प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, उसके तहत इसमें बदलाव किया जाता है। तो ये कुछ जो ये 3 मूल तरीके थे जिसके तहत संविधान में संशोधन किए जाते हैं। ये इसको आप विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सामान्य बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा और विशेष बहुमत के साथ आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति के द्वारा। तो ये संविधान संशोधन की जो पूरी प्रक्रिया है, ये संविधान संशोधन अपने आप में ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है। समय समय पे बहुत सारे महत्वपूर्ण संविधान में संशोधन होते रहे हैं। वो सारे संशोधन, जो कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है, वो आपके अध्ययन के दृष्टिकोण से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक और सजेशन देना चाहता हूँ, खासकर उन विद्यार्थियों को जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगे हुए हैं, कि बिल्कुल शुरुआत से लेकर अभी तक, संविधान के लागू होने से लेकर अभी तक जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं उसका आप एक लिस्ट बनाइए। इन संविधान संशोधनों से कई सवाल पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। जैसे इसी में हमने एक संविधान संशोधन की बात की कि 24वें संविधान संशोधन कितना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति का जो वीटो का पावर था संविधान संशोधन के मामले में, उसको ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह से बहुत सारे संविधान संशोधन हैं जिससे रिलेटेड सवाल लगातार पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस डिस्कशन के बाद, इस लेक्चर के बाद आपको थोड़ी बेनिफिट ज़रूर होगी इस पूरी संविधान संशोधन को, प्रक्रिया को समझने में। और इसके बाद मैं फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके पास आऊँगा जो आपके सामान्य परीक्षा के लिए ज़रूरी होगा ही, साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ज़रूरी होगा। आप इसको ठीक से सुनिए और इसमें और गहराई से आप अध्ययन कीजिए। और अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न रह जाता हो तो आप मुझे मैसेज करके, फ़ोन करके अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। आपको इससे फ़ायदा होगा, इसी उम्मीद के साथ मैं अपना ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।